माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। ऑलरेडी इस चैप्टर के हमने 5 लेक्चर्स किए हैं। उसके पहले हमने कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स देखे थे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। तो आज हम लोग एक नया इंस्ट्रूमेंट स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हम किसके लिए यूज करते हैं। इट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर है, लेकिन वोल्ट मीटर इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है जितना ज़्यादा पोटेंशियोमीटर। बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग हमें देता है। फिर हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट में तो हम लोग वोल्ट मीटर ही देखते हैं। अगर ये इतना एक्यूरेट रीडिंग देता है तो इसको हम यूज़ क्यों नहीं करते। तो इसकी वजह है कि वोल्ट मीटर जो है वो बहुत ही पोर्टेबल है, मतलब उसको बहुत ही स्मॉल साइज़ का इंस्ट्रूमेंट होता है और उसको हम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे पोटेंशियोमीटर जो है वो बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है और उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है ईएमएफ मेजर करने की, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की। इसीलिए हम लोग वोल्ट मीटर ज़्यादा यूज़ करते, पोटेंशियोमीटर ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बट जहाँ पे हमें बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होगा वहाँ पे हमें पोटेंशियोमीटर ही यूज़ करना होगा। तो देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। ये तो बस एक यूज़ मैंने आपको बताया, वैसे इसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। 1 बाय 1 हम डिटेल में स्टडी भी करने वाले हैं। तो इसके यूजेस देखो क्या क्या है। पहला यूज़ है टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी सेल का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स का ईएमएफ अगर हमें कंपेयर करना है, ये सभी प्रोसीजर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एंड देन टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको डिटरमाइन करना है तो इसके लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर। और सबसे पहला तो इट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते ही हैं। उसके बाद इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये जो डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये हम बात करने ही वाले हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है, कभी कभी पूछा जाता है आपको एग्जाम में, रेजिस्टेंस जो है इसका
इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से वो बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं करता। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट फ्लो को अपोज करना, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से ये बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं करता। ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्यूरेट रीडिंग देता है, और एक्यूरेट रीडिंग मेज़र करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मे बी MCQs में पूछी जा सकती हैं। अब आते हैं बोर्ड थ्योरी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको उस पर। तो बच्चों, इसका प्रिंसिपल बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन प्रिंसिपल स्टडी करने से पहले मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन बताऊंगी, उसके बाद आपको प्रिंसिपल बराबर याद रहेगा। एक्चुअली ये पोटेंशियोमीटर होता क्या है, देखो, ये और कुछ नहीं, एक लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर होती है। दिस इज अ वायर, अ लॉन्ग वायर ऑफ फ्यू मीटर्स। एक वायर है फ्यू मीटर्स की, लेकिन इस वायर का जो एरिया है, मतलब ये जो एरिया होता है, हर एक जगह पे ये कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाली वायर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और उसको कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट किया होता है। एंड देन वायर के दो टर्मिनल्स, एक A एंड B। सपोज यहाँ पे हमने एक C, एक दूसरा टर्मिनल, मतलब एक वायर की लेंथ ली है L जितनी। तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की होती है जिसका EMF सपोज E है, और रेजिस्टेंस होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग R से डिनोट करेंगे। तो ये बैटरी, और यहाँ पे ये दो टर्मिनल के बीच में ये बैटरी कनेक्ट की होती है। इस बैटरी में से, बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है A एंड B में, ओके, और यहाँ से करंट फ्लो होता है। तो ये जो वायर है, इस वायर का जो पोटेंशियल, मान लो इस वायर की लेंथ L है, ये होल वायर की जो लेंथ है दैट इज L। L इज अ लेंथ ऑफ वायर। तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, लेंथ L वायर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता है, V जितना मिलता है। और अगर मान लो ये वायर 2 मीटर की है, तो 2 मीटर वायर के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो 1 मीटर वायर के लिए कितना होगा, दैट इज V/2। वही अगर मैं हाफ कर दूँ तो और हाफ पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा V/4। इसका मतलब क्या कि हम वायर की लेंथ जितनी कम करते जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप भी उतना कम होते जाएगा। वायर की लेंथ जितनी बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप भी उतना बढ़ता जाएगा। मतलब ये टोटल वायर में ये इतना पोटेंशियल है, वही अगर मैं इतनी सी वायर के लिए देखूँ तो वो पोटेंशियल उतने प्रपोर्शन में कम रहेगा। वायर की लेंथ बढ़ा दी, पोटेंशियल बढ़ेगा, वायर की लेंथ और बढ़ा दी, पोटेंशियल और बढ़ेगा, वायर की लेंथ बढ़ा दी, ऐसे टोटल पोटेंशियल, टोटल लेंथ ऑफ द वायर पे V जितना टोटल पोटेंशियल होता है। बट जैसे जैसे हम लोग वो वायर की लेंथ कम करते हैं, उसका पोटेंशियल भी कम होते जाता है। मतलब इससे सिंपली हम इसका प्रिंसिपल क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज नथिंग बट द V। Potential difference at any 2 points between the long straight wire, uniform wire, is directly proportional to the length of the wire। ये इसका प्रिंसिपल है, इसको हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं। वैसे स्टेटमेंट में बाद में बताऊंगी आपको, बट फिलहाल अभी इतना याद रखो कि जो वायर के दो टर्मिनल्स होते हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देयरफॉर V इज इक्वल टू, हम लोग हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट इनटू L। ये L अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा V/L। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आफ्टर शिफ्टिंग टू दिस साइड दैट विल बी डिवाइड ऑफ कोर्स, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं K से। तो इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, इसको पर्टिकुलर नाम है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट।
तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू हमें क्या फॉर्मूला मिलता है V/L। आपको कभी कभी इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उसके प्रोपोर्शन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। और फाइनली लेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जब टोटल लेंथ के लिए हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। आया समझ में? तो इसका प्रिंसिपल पहले हम देख लेते हैं। प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है देखो। The potential difference between 2 points on the wire is directly proportional to the length of the wire between them, provided the wire is of the uniform cross-section area. The current through the wire is the same and temperature of the wire remains constant. मतलब होल वायर में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से हमें पता है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि वायर मेटल एक्सपांड होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। तो उसकी लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होने की वजह से पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट होना चाहिए, उसका एरिया रिमेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ये दो कंडीशन पे हमें पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन मिलता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, डायरेक्टली, एक्चुअली मेन प्रिंसिपल यही है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर having uniform cross section area and temperature remains constant of the wire. Okay, तो ये प्रिंसिपल है। अब इसको एक्सप्लेन भी करने के लिए आपको पूछा जाता है, इसको एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही सिंपल है। ये तो आप एक्सप्लेन करो ही, जो मैंने लिख के दिया है अभी इतना एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा, और इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उनको रिक्वायर्ड होगा तो मैं बताती हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है। तो देखो बच्चों, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। पहले तो एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे कंसिडर अ वायर ए बी हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सेल इज कनेक्ट अक्रॉस द वायर हैविंग EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये वायर में भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, करंट कितना फ्लो होगा इस वायर में से, करंट I इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, मतलब पोटेंशियल अपॉन R। तो यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल कितना है E, तो हम बैटरी का पोटेंशियल लेंगे E डिवाइड बाय बैटरी का EMF E है, और ये वायर का भी रेजिस्टेंस है जो हम R से डिनोट कर रहे हैं, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जो हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। तो E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये दोनों रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे कंसिडर करने, वायर का रेजिस्टेंस R और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, दोनों भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, दिस इज करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, पोटेंशियल डिफरेंस इज वायर के अक्रॉस AB, वो कितना रहेगा देखो, VAB हम उसको बोलेंगे, ये IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ही लेना है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, VAB इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे I जो हमने लिया है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, VAB इज इक्वल टू I की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करो, E डिवाइड बाय R प्लस R इंटू ये R। तो हमें मिलता है VAB इज इक्वल टू ER डिवाइड बाय R प्लस R। ये हमने टोटल लेंथ ऑफ द वायर के लिए लिया। अगर मुझे पर यूनिट लेंथ के लिए लेना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ अगर लेना है, जैसे हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए लिया था, तो हमें क्या मिलेगा देखो, पर यूनिट लेंथ कितना मिलेगा हमें, इस VAB को डिवाइड बाय कैपिटल L करना होगा पर सिंगल लेंथ के लिए, दैट इज इक्वल टू, जैसे मैंने इस साइड डिवाइड बाय L किया तो मुझे ऑब्वियसली इस साइड भी डिवाइड बाय L करना पड़ेगा, डिवाइड बाय L इंटू R प्लस R। ओके, अब अगर इस इक्वेशन में आप लोग देखोगे तो ये E जो है बैटरी का EMF वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर वायर वैसी की वैसी तो वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, वायर की लेंथ भी चेंज नहीं होगी, और स्मॉल r एंड कैपिटल R भी चेंज नहीं होगी। मतलब ये जितने भी वैल्यूज़ है ये सभी कांस्टेंट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
VAB डिवाइड बाय L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड ये कॉन्स्टेंट हम किससे डिनोट करते हैं, K से, और इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब ये अगर कांस्टेंट है VAB डिवाइड बाय L दैट इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L, दैट मीन्स पोटेंशियल difference across the wire is directly proportional to total length of the wire, and VAB divided by L, that means potential difference per unit length of the wire is called as the potential gradient। इसकी definition भी पूछी जाती है, ऐसे इसका explanation लिखोगे। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके ऊपर, state the principle and working of potentiometer। तो सबसे पहले प्रिंसिपल लिखोगे, डायग्राम निकालोगे, डायग्राम में क्या क्या है कंस्ट्रक्शन में, ए बी इज़ द वायर, देन ई इज EMF सेल connect across the wire, across the two terminals of the wire, that is A and B. Small r is the internal resistance of that battery, capital R is the resistance of the wire, and then हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे इस फॉर्म में। ओके, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, अभी जो पोटेंशियोमीटर के यूजेस हमने देखे थे उसमें से पहला यूज हम लोग देखने वाले हैं, कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मतलब दो सेल का EMF हमें कंपेयर करना है पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका EMF कैसे कंपेयर करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। देखो वही पोटेंशियोमीटर हमने लिया है, बस हमने थोड़ा सा सर्किट चेंज किया। यहाँ पे हमें दो सेल का EMF कंपेयर करना है, सेल E1 सेल E2। तो इसके अक्रॉस हमने दो सेल्स कनेक्ट किए हैं, एक E1 एंड E2, और दोनों को सेपरेट की दी है K1 एंड K2। ओके, उसके बाद और एक बैटरी हमने यहाँ पे एज यूजुअल कनेक्ट की है, जो पिछले सर्किट में भी कनेक्ट की थी। पोटेंशियोमीटर में ये बैटरी तो होती है, ये दो सेल हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कनेक्ट किए हैं। अब हम पहले सर्किट ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये स्विच ऑन होगा। ये स्विच ऑन करने के बाद इन दोनों में से हम एक ही स्विच को कनेक्ट करेंगे। मान लो इसको हमने इस स्विच से K1 से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है देखो, ये स्विच अभी यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो बस ये सेल में से वर्किंग, ये सेल अभी यहाँ पे वर्किंग में रहेगी इस सर्किट के साथ। ये सेल में कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब इस सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रहा, वर्किंग में बस ये सेल है। उसको हमने आगे किसको कनेक्ट किया है, गैल्वानोमीटर को, और गैल्वानोमीटर हमने कनेक्ट किया है जॉकी को। जॉकी पता है हम लोग यहाँ पे टच करते हैं अलग अलग जगह पे, तो हमें गैल्वानोमीटर अलग अलग रीडिंग दिखाता है। तो इनिशियली मान लो हमने जॉकी को यहाँ पे टच किया, ऐसे लाने के बाद यहाँ पे टच किया। टच करने के बाद आपको गैल्वानोमीटर का ऐसे रीडिंग होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 10 20 30 10 20 30 10 20 30, सिमिलरली 10 20 30, और बीच में 0 होता है। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे टच किया तो गैल्वानोमीटर ने पहले 30 पे रीडिंग दिखाया, फिर मैंने थोड़ा सा लेंथ चेंज किया, मान लो यहाँ पे टच किया। यहाँ पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर में इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया, पहले टच करने के बाद इस डायरेक्शन में दिखाया, दूसरी बार टच करने के बाद इस डायरेक्शन में, और फिर जब मैं ये यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ तो गैल्वानोमीटर कहाँ डिफ्लेक्शन दिखाता है, 0 पे। तो मैंने ये नल डिफ्लेक्शन सर्च किया, इसको हम कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। जैसे हमने वेस्टर्न ब्रिज में स्टडी किया था, सेम उसी तरह। तो गैल्वानोमीटर आपको कहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन बताता है, वो लेंथ यहाँ पे सर्च करनी है आपको। मान लो गैल्वानोमीटर ने L1 लेंथ पे 0 नल डिफ्लेक्शन दिखाया। E1 सेल के लिए नल डिफ्लेक्शन हमें कहाँ मिल रहा है, कौन सी लेंथ पे मिल रहा है, जनरल L1 पे मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का उसको अप्लाई कर दो, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पे E1 है तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 आएगा, राइट, जो प्रिंसिपल है उसका वो। तो E1 इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, K1 इंटू L1 लेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट एक ही ले लो, क्योंकि कांस्टेंट तो सेम रहने वाला है पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि हमारा वायर तो चेंज हमने नहीं किया है, तो केस सेम रहेगा। ठीक है, सो पहला इक्वेशन हमें मिला सेल E1 के लिए, E1 इज इक्वल टू K इंटू L1। अब हम क्या करेंगे, ये जो K1 हमने कनेक्ट किया था उसको ओपन करेंगे, एंड K2 अभी सर्किट में लाना है आपको, तो हम K2 कनेक्ट करेंगे। K2 कनेक्ट करने के बाद क्या होगा,
अब ये जो ऊपर का सेल है वो सर्किट से बाहर है और E2 अभी इस सर्किट में आ गया, मतलब E2 में से करंट फ्लो हो रहा है। तो E2 में करंट फ्लो होने के बाद हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। गैल्वानोमीटर का ये जो जॉकी है उसको अलग अलग पॉइंट्स पे आप लोग टच करोगे तो वो कुछ डिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा। मान लो गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन अभी हमें L2 लेंथ पे मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब क्या, वहाँ पे हमें गैल्वानोमीटर का 0 रीडिंग मिलता है। तो 0 डिफ्लेक्शन हमें, इसका मतलब कि सर्किट बैलेंस है, उसका मीनिंग होता है दोनों साइड में, जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमने टच किया है उसके दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिला। जैसे अपना वेइंग बैलेंस होता है, दोनों साइड में अगर वेट सेम रहे तो वो सेंटर में रहेगा तो वो नल डिफ्लेक्शन हो गया। सेम उसी तरह इसका मतलब बैलेंस, दोनों साइड बैलेंस है, दोनों साइड का दोनों लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो L2 पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो इसमें भी हम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 आएगा, क्योंकि इस बार हमारी सेल कौन सी है, E2 है। तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, मतलब E2 इज इक्वल टू K इंटू L2 बनेगा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K इंटू L1 डिवाइड बाय K इंटू L2। तो इन दोनों का K तो सेम है तो वो कैंसिल होगा और हमें इक्वेशन मिलेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आप लोग ये E1 एंड E2 दोनों का जो EMF है उसको कंपेयर कर सकते हैं, कितने परसेंट में कौन सा EMF ज़्यादा है, ये हम लोग बाय यूजिंग द लेंथ इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वर्किंग है। अगर आप प्रैक्टिकली इसको अपने लैबोरेटरी में करके देखोगे तो बहुत ही सिंपल वर्किंग है, आप इजीली कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट होते भी है, प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया जाता है, ठीक है। तो ये है ऐसा बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर हाउ यू कैन कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। इट्स अ वेरी सिंपल एक्चुअली। उसके बाद देखते हैं बच्चों, कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स यूजिंग कॉम्बिनेशन मेथड। मतलब पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके, लेकिन कॉम्बिनेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग 2 सेल्स का कंपेयर EMF कंपेयर करेंगे। तो वो 2 मेथड्स कौन सी हैं, उसमें 2 टाइप की मेथड्स हैं कॉम्बिनेशन में। उसमें सबसे पहली मेथड है सम मेथड। सम मेथड में क्या होता है, देखो 2 सेल्स को ऐसे कनेक्ट किया होता है, मतलब एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो इसके निगेटिव टर्मिनल को हम इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और इसके निगेटिव आगे कनेक्ट किया जाता है, मतलब अपोजिट कनेक्शन किया जाता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव या निगेटिव, ओके। तो इसमें जो EMF होता है वो ऐड होता है। तो 2 सेल सीरीज में आ गई ना, इसका मतलब यहाँ पे E1 प्लस E2 आपने 9-10 में स्टडी किया है। 2 सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो EMF बढ़ता है, मतलब दोनों की एडिशन होती है। तो हमें क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 मिलेगा। उसके बाद सेकेंड मेथड है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड मतलब E1 माइनस E2, बट यहाँ पे E1 शुड बी ग्रेटर देन E2 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इसमें कनेक्शन कैसे होता है, देखो इसका निगेटिव निगेटिव, इसमें क्या था पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, बट इसमें हम निगेटिव निगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इसमें EMF जो है वो माइनस होगा दोनों का, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में E1 जो है दैट E1 शुड बी ग्रेटर देन E2 ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे कनेक्शन का, ऐसे कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम लोग EMF कंपेयर करने वाले हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करेंगे एंड देन EMF कैसे कंपेयर करेंगे, देखो। तो देखो बच्चों, ये दोनों सेल को अभी हम लोग कॉम्बिनेशन मेथड का यूज़ करके कनेक्ट करेंगे एंड देन उसका EMF कंपेयर करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है सर्किट। पहले सर्किट डायग्राम लर्न कर लो। सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे सर्किट डायग्राम का यूज़ करके ही उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस सर्किट डायग्राम में देखो पोटेंशियोमीटर अपना वही है, AB सेल, ये सर्किट चेंज नहीं हो रहा, बस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सर्किट आ गया। तो इसमें E1 सेल है, E2 सेल है और 4 कनेक्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। तो जब हम लोग K1, मतलब ये 1 की है, 2 की, 3 की एंड 4 की, जब हम लोग K1 एंड K3 ये दोनों क्लोज करेंगे, 2 एंड 4 को ओपन रखेंगे, ये दोनों जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा, देखो K1 एंड K3 अगर हमने क्लोज किया तो ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव एक दूसरे को कनेक्ट होगा। K1 एंड K3 क्लोज करने के बाद इसका जो निगेटिव है, ये निगेटिव
इसका निगेटिव एंड इसका पॉजिटिव एक दूसरे को कनेक्ट होंगे। एक्चुअली ये सर्किट यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट जब हम ये कनेक्शन करेंगे तो हमें निगेटिव एंड पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब कौन सा सर्किट होगा? सम का। ये कौन सी मेथड होगी? सम मेथड होगी। तो सम मेथड में हमने देखा क्या होता है, दैट इज E1 प्लस E2 होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर अप्लाई करो। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये सम होगा इन दोनों का, दोनों सेल कंबाइन होगी, दोनों सेल का ईएमएफ मिलके हमें ईएमएफ मिलेगा। और उसके बाद हमें देखना है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन। फिर हम क्या करेंगे, ये सर्किट कनेक्ट करने के बाद ये दोनों का सम होके हमें उतना ईएमएफ मिल रहा है। फिर हम जॉकी को हर एक पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और जहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा, नल डिफ्लेक्शन देगा, वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो सम मेथड में E1 प्लस E2 जो हो, जहाँ पे हमें जो लेंथ मिलेगी, जहाँ पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, मान लो वो लेंथ हम लोग L1 लेते हैं। L1 इज द नल डिफ्लेक्शन। तो प्रिंसिपल अप्लाई करो। यहाँ पे क्या आएगा फिर, E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 आएगा। इसका मतलब E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू L1। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। सिमिलरली अभी हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, K1 एंड K3 को ओपन करेंगे एंड K2 एंड K4 को क्लोज करेंगे। K2 एंड K4 को क्लोज करेंगे। जब हम इन दोनों को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इस सेल का ये जो निगेटिव है वो निगेटिव किसको कनेक्ट होगा, इसके निगेटिव को। क्योंकि देखो ये K1 एंड K4 हमने कनेक्ट किया है, तो इसका निगेटिव कहाँ पे गया, इसके निगेटिव को। जब K1 एंड K3 कनेक्ट किया था तो इसका निगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को कनेक्ट हुए थे। अभी K1 एंड K4 कनेक्ट करेंगे, K2 एंड K4, तो इसका निगेटिव इसके निगेटिव को कनेक्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट होगा, तो सर्किट क्लोज होगा। और कौन सा मेथड रहेगा अभी, डिफरेंस मेथड होगा। तो डिफरेंस मेथड में वापिस हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे E1 माइनस E2 होगा, दोनों सेल का डिफरेंस होके उतना EMF हमें मिलेगा। तो नल डिफ्लेक्शन मान लो हमें L2 पे मिला, वापिस सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग। तो E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 आएगा एंड E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू L2 हमें मिलेगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, देखो लास्ट एग्जांपल में, लास्ट में वही हमने किया था, बस वहाँ पे E1 लिया था, E2 लिया था सेपरेट। अब दोनों को कंबाइन किया है हमने, तो यहाँ E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1 मिल रहा है और E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। वहाँ पे बस E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2 मिल रहा था। यहाँ पे बस कॉम्बिनेशन मेथड में दोनों को हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम वैसे ही जैसे लास्ट डेरिवेशन में किया था। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो 1 क्या है, E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। तो K कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा, L1 अपॉन L2। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। आपको पता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइड बाई D रहेगा। तो बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो A प्लस B डिवाइड बाई A माइनस B हम लोग करते हैं इज इक्वल टू C प्लस D डिवाइड बाई C माइनस D होता है। 9th-10th में आपने ये फॉर्मूला स्टडी किया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज द कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे A क्या है, E1 प्लस E2 एंड B क्या है, E1 माइनस E2। तो हम पहले क्या करेंगे, A प्लस B A माइनस B, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 डिवाइड बाय E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस E2। सिमिलरली C प्लस D की जगह पे L1 है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकालो एंड सॉल्व करो, क्या मिलता है देखो। यहाँ पे E1 प्लस E1 2E1 मिलता है, 2E1, और E2 माइनस E2 कैंसिल होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे 2E2
ये E1 माइनस E1 कैंसिल होता है, ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमें 2E2 मिलेगा। ठीक है, माइनस को आगे मल्टीप्लाई करो, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, E1 प्लस E1, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये E2 E2 2E2 हो गया। दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय L1 माइनस L2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये 2 कैंसिल होगा और हमें फाइनल फार्मूला मिलेगा E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। ये हमारा फाइनल फार्मूला। तो बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन मेथड आप लोग ये फार्मूला यूज़ करोगे। अगर उन्होंने बोला है कॉम्बिनेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करो, तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। और अगर इसके पहले जो हमने कंपेयर किया विदाउट एनी कॉम्बिनेशन मेथड, डायरेक्टली सेल्स कनेक्ट की थी, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2, वो फार्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके देखो अलग अलग सर्किट्स है, वो सर्किट्स लर्न करो और ये डेरिवेशंस लर्न कर लो। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हर एक सर्किट लर्न करके उसका डेरिवेशन लर्न कर लो और उसके फाइनल फार्मूले जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सर्किट्स है, ये सभी सर्किट सबके लिए पोटेंशियोमीटर तो सेम रहेगा, बस ये कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। सिंपल पोटेंशियोमीटर में ये कॉम्बिनेशन नहीं है। कंपेयर EMF ऑफ सेल में एक सेल नीचे एक सेल ऊपर, और दोनों को अलग अलग की कंबाइन किए गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। और कॉम्बिनेशन मेथड में 4 कीज कनेक्ट की है और उसको ऐसे कंबाइन किए। पहले 1 और 3 को ऑड को क्लोज किया तो सम मेथड मिलेगा, एंड देन E1 क्लोज किया तो डिफरेंस मेथड मिलेगा। दोनों का डिविजन, दोनों को डिवाइड करो एक दूसरे से, डिवाइड करने के बाद कंपेरेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करो, एंड देन आपको ये फाइनल फार्मूला मिलेगा। बच्चों नेक्स्ट यूज़ अभी हम इसका देखने वाले हैं। सबसे पहला यूज़ कि EMF फाइंड करने के लिए कैसे, EMF मेजर करने के लिए हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। सेकेंड यूज़ हमने देखा कि 2 सेल्स का EMF कंपेयर करने के लिए हम उसका यूज़ कैसे करेंगे, पोटेंशियोमीटर का। 2 सेल्स का EMF बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन मेथड से कंपेयर कैसे करेंगे। अभी चौथा हम देखने वाले हैं पॉइंट, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मतलब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियोमीटर का यूज़ कैसे करेंगे। तो देखो उसके लिए सर्किट ये बनाना है आपको। पोटेंशियोमीटर लिया, पोटेंशियोमीटर वायर ली AB, उसमें एक सेल कनेक्ट किया हमने E, और ये K1 की उसको कनेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पे और एक सर्किट हमने एक्स्ट्रा सर्किट कनेक्ट किया है, ये सेल ली है, उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस R हमें निकालना है, वही हमारा मेन टारगेट है R। उसको हमने आगे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, लेकिन इसके यहाँ पे हमने और एक की कनेक्ट की है K2, और उसको एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको जो चाहे वो रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, ये की को ओपन रखेंगे K2 को, लेकिन K1 हम लोग क्लोज करेंगे। तो इनिशियली सबसे पहला काम हमारा रहेगा K1 क्लोज। अगर हमने K1 क्लोज किया तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, लेकिन ये की ओपन है, उसकी वजह से इस वायर में से करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें से करंट 0 रहेगा, और यहाँ से करंट फ्लो ऐसे होगा। और इस जॉकी को हम लोग कनेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नल डिफ्लेक्शन चाहिए। तो जब आप ये सर्किट ऑन करोगे तो आपको मान लो L1 लेंथ पे आप जॉकी अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे तो आपको गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन कोई कुछ लेंथ पर्टिकुलर लेंथ पे देगा। तो L1 लेंथ पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिला, ऐसे मान लो। तो जहाँ पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा वहाँ पे हमें पता है प्रिंसिपल अप्लाई करना है, E1 इज इक्वल टू क्या, K इंटू L1, वेर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इनिशियली आप सर्किट डायग्राम निकालोगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन दोगे AB क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है, वेर E1 इज द सेल, E and E1 आर द 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट, K1 and K2 आर द 2 keys, R is the resistance box, where small r is the internal resistance, G is the galvanometer is connected in the circuit, etc. ऐसे आप एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद ये डेरिवेशन लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें E1 मिला, दैट इज इक्वल टू K इंटू L1। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्किट ऑन रखेंगे। अब हम लोग दोनों की को क्लोज करेंगे, K1 एंड K2 दोनों को क्लोज किया। दोनों को क्लोज करने के बाद क्या होगा, अभी ये भी सर्किट अभी आपके ये सर्किट के कनेक्शन में आएगा, तो उसकी वजह से यहाँ से भी करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे करंट फ्लो होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे
जहाँ पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब ये रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने की वजह से गैल्वेनोमीटर अलग अलग रीडिंग दिखाएगा। तो मान लो हमने यहाँ से जो रेजिस्टेंस निकाला, कुछ रेजिस्टेंस पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, उस वक्त हमें L2 ये लेंथ मिली, L2 पे हमें क्या मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो नल डिफ्लेक्शन मिलने के बाद हम वापस यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर अप्लाई करेंगे। इस वक्त हम लोग पूरा पोटेंशियल ले रहे हैं, तो V हम लोग डिनोट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। V इज इक्वल टू हमें मिल रहा है K इंटू L2। ये हमें मिला सेकेंड इक्वेशन। जब हमने K2 को क्लोज किया, सेकेंड की को क्लोज किया, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा E1 बाई V इज इक्वल टू K इंटू L1 बाई K इंटू L2। इसमें K कैंसिल हो रहा है, K कांस्टेंट क्यों है, पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियोमीटर हम चेंज नहीं कर रहे। पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होता है। तो K कैंसिल होगा और हमें इक्वेशन मिलता है L1 अपॉन L2। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए स्मॉल r। हमारा मेन टारगेट कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग लूप अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे। तो लूप कंसीडर करने वाले हैं, कौन सा, हियर कंसीडर लूप PQSTP। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, मैंने आपको बताया है किरचॉफ्स लॉ में। फर्स्ट लेक्चर में देखो मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताए थे। तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस आपको पता है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से लेके निगेटिव की तरफ, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं। तो जहाँ पे पहले पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ हम लोग प्लस E1 लेंगे। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये होगा अपना प्लस E1। एक मिनट, जो मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताए थे उसी हिसाब से लेते हैं। तो देखो अगर पहले पॉजिटिव आएगा तो मैंने क्या बोला है आपको, निगेटिव लेना है, तो हम लेंगे यहाँ पे माइनस E1। अभी करंट फ्लो यहाँ से ऐसे जा रहा है और हम उल्टी डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो यहाँ करंट मान लो I जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद करंट फ्लो ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, हम ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अभी हम लोग लेंगे प्लस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले के लेक्चर्स देखो। तो ये आएगा I इंटू R। आगे जाने के बाद ये रेजिस्टेंस आता है, ये रेजिस्टेंस में भी सेम है, हम ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये होगा प्लस I इंटू R। ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अभी कोई भी कनेक्शन दूसरा नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप बस इन तीन इंस्ट्रूमेंट्स में हो रहा है। तो देखो पहले हम यहाँ से गए P से Q की तरफ, यहाँ प्लस आ रहा है तो हमने माइनस लिया। मैंने आपको बोला है कि बैटरी का पॉजिटिव पहले आता है तो हम माइनस लेंगे। फिर आगे रियर रेजिस्टेंस से इसके अक्रॉस का करंट I, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो हमें ये प्लस लेना है। अपोजिट होगा तो प्लस लेंगे, सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस। फिर आगे जाने के बाद करंट ऐसे जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्लस लेंगे। ठीक है, ये E1 को उधर शिफ्ट करो तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव E1, मतलब IR प्लस IR इज इक्वल टू ये E1 उस साइड जाके प्लस E1 बनेगा। ठीक है, उसके बाद एंड यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करो तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू I इंटू R मिलेगा। अब ये दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, देखो इसको मैं उल्टा लिखती हूँ, इसको हम ऐसे लिखते हैं E1 इज इक्वल टू IR प्लस IR। इन दोनों को अगर हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो E1 ये V इस साइड आके डिवाइड होगा, V इज इक्वल टू IR प्लस IR डिवाइड बाय IR। मतलब इससे मैंने इसको डिवाइड किया और IR से इसको डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड किया। इसमें से I कॉमन निकल सकता है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, R प्लस R डिवाइड बाय I इंटू R। तो ये I एंड ये I कैंसिल होता है और हमें क्या इक्वेशन मिलता है, हमें इक्वेशन मिलता है E1 अपॉन V इज इक्वल टू R प्लस R डिवाइड बाय कैपिटल R। I तो कैंसिल हो गया, अब ये दोनों इक्वेशन हमें मिल रहे हैं। बट E1 अपॉन V इज इक्वल टू क्या है, L1 अपॉन L2। तो पुट करो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R प्लस R डिवाइड बाय R। हमें कौन चाहिए, R, बाकी सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या मिलेगा, देखो पहले R प्लस R एज इट इज रखो, इस R को इधर शिफ्ट करो तो ये R इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा L1 बाय L2। उसके बाद
ये कैपिटल आर को उधर शिफ्ट करो, देखो ये आर यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, आर इंटू L1/L2 एज इट इज़ रहेगा। ये प्लस आर जो है उस साइड जाके माइनस आर बनेगा। तो आर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे L1/L2 ये -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमें मिलता है इक्वेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू कैपिटल R L1/L2 -1। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला मिलेगा। आपको अगर लेंथ पता है, ये दोनों लेंथ तो हमने ही निकाली है, रेजिस्टेंस भी हमें नोन है, हमें पता है, तो सभी वैल्यूज़ नोन है, तो उनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको मिलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। पॉइंट देखो बच्चों क्या है, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर के कुछ यूजेस हमने देखे हैं, कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, देन टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ऐसे कुछ यूजेस हमने देखे। अभी और भी इसके कुछ यूजेस है, उसमें सबसे पहला यूज देखो क्या है, पोटेंशियोमीटर यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर। ऑलरेडी हमने देखा कि ये लेंथ होती है पोटेंशियोमीटर की, और इस लेंथ के अक्रॉस हम लोग एक ईएमएफ ऑफ सेल कंसीडर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये वायर की लेंथ सपोज L है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना होता है, 0 to V। यहाँ पे 0 लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे हायर पोटेंशियल रहेगा। अगर हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया तो सेल का हायर पोटेंशियल, तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। मतलब इस वायर के अक्रॉस लेंथ L के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, V जितना पोटेंशियल है। तो इसको हमने कहा था इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो ये वोल्टेज डिवाइड भी हो सकता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे मान लो एक वोल्टेज डिवाइडर कनेक्ट किया, एक डिवाइस कनेक्ट किया, मान लो यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट करने के बाद इस डिवाइस के अक्रॉस V1 जितना वोल्टेज है, मान लो ये वोल्टेज है dV/dL। मतलब इसके अक्रॉस की जो लेंथ है वो मान लो L1 जितनी लेंथ है, तो बची हुई लेंथ कितनी रहेगी इसकी, L-L1। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा, दैट इज सपोज टू बी V2, दैट इज इक्वल टू D इंटू dV ऑफ L-L1। ये लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो डिवाइड बाय विथ रिस्पेक्ट टू L, ऐसे हम लोग लेंगे। यहाँ पे L1 आएगा और ये L-L1 आएगा। मतलब इस लेंथ के अक्रॉस इतना पोटेंशियल, इस लेंथ के अक्रॉस इतना पोटेंशियल। तो इसने क्या किया, इस डिवाइस ने वोल्टेज को डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। एक्चुअली ये इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, इसको बस ऊपर से स्टडी करो। पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वोल्टेज डिवाइडर, ओके। वो उसमें से सबसे ज़्यादा डिटेल यूज़ आपको कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सबसे ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है। इसको बस इतना याद रखो कि डिवाइस कनेक्ट करने के बाद इसके अक्रॉस का वोल्टेज अगर V1 है तो रिमेनिंग वोल्टेज कितना रहेगा, V2। तो इसने क्या किया, वोल्टेज को प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया, इस लेंथ के प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का काम ही वही है, लेंथ के अक्रॉस उसका पोटेंशियल चेंज करना। उसके बाद इसका सेकेंड यूज है पोटेंशियोमीटर एज एन ऑडियो कंट्रोल। ऑडियो कंट्रोल के लिए कैसे इसका यूज होता है, जो स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर होता है, मतलब जो वायर हमने देखी स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर, इसको कॉमनली यूज किया जाता है लो पावर ऑडियो सिस्टम्स में। और वहाँ पे अगर हम लेंथ चेंज करें तो वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज करने से ऑडियो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब ऑडियो कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर का यूज़ होता है। मतलब इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, पहला तो ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी एटीन्यूएशन कर सकते हैं। 11th में हमने देखा था फ्रीक्वेंसी एटीन्यूएशन क्या होता है, मतलब लॉस, जो लॉस है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर लॉस हो रही है, साउंड अगर जाते जाते लॉस होते होते आ रहा है, या फिर उसमें नॉइज़ मिक्स हो रहा है, तो उसमें एटीन्यूएशन मतलब लॉस होना, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और क्या कर सकते हैं, लाउडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल हम इसका चेंज कर सकते हैं, तो लाउडनेस हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग यूजेस है इसके। उसके बाद थर्ड जो यूज़ है, आपने इसके नाम भी लिखे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिखा तो भी काफ़ी है। पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई मशीन के मूविंग पार्ट को अगर हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दें
तो उस मूविंग पार्ट का मोशन सेंसर, एज अ मोशन सेंसर हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं किसी मशीन के मूविंग पार्ट को अगर हम कनेक्ट करें तो। ओके, बस इतना याद रखो, पोटेंशियोमीटर इज यूज एज अ सेंसर। तो ऐसे उसके 3 अलग अलग यूजेस भी आपके बुक में दिए हैं। पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर, एज अ ऑडियो कंट्रोल एंड एज अ सेंसर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों और भी बहुत सारे क्वेश्चन से डिसएडवांटेज एडवांटेज पढ़ के आपको समझ में आ ही जाएंगे। वैसे मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन किया ही है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने बहुत कवर कर दिया है। थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। उसके पहले जो फॉर्मूलेज हम लोगों ने स्टडी किए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि E इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू एल। EMF ऑफ सेल इन पोटेंशियोमीटर E इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू एल। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड K इज व्हाट, K इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला सबसे पहले हमने स्टडी किया था। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा था इसी तरह, E की जगह पे हम लोग V भी ले सकते हैं। सो V इज इक्वल टू K इंटू एल। L की जगह पे कैपिटल L हम लोग यूज कर सकते हैं। सो V इज इक्वल टू K इंटू एल। ये भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, I इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, E डिवाइड बाय R प्लस R। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये भी फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने 2 EMF कंपेयर किया था, सेल का EMF, तो उसका फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। वो फॉर्मूला क्या था, उसके 2 फॉर्मूलेज हमने देखे थे। E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, ये एक फॉर्मूला हमने देखा था। एंड कॉम्बिनेशन मेथड के लिए E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया था। R के लिए क्या फॉर्मूला था, दैट इज कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 बाई L2 माइनस 1। ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने आपके लिए, ये नए नहीं है, ये भी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी 11th में स्टडी किया था, 9th 10th में भी आपने देखा होगा। ये फॉर्मूले भी हमने देखे। पोटेंशियोमीटर के ये नया फॉर्मूला है, और ये EMF कंपेयर EMF ऑफ सेल का एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का ये नया फॉर्मूला आपके लिए है। बाकी सभी फॉर्मूलेज आप लोगों ने ओहम्स लॉ में भी स्टडी किए हैं। तो अभी सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है। अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ along a wire is 5 into 10⁻³ volt per meter. If the EMF of a cell balances against length 216 centimeter of this potentiometer wire, find the EMF of the cell. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। पहले गिवन लिख लो क्या क्या दिया है। गिवन पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, दैट इज 5 into 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। इफ द EMF ऑफ सेल बैलेंसेस अगेंस्ट लेंथ 216, मतलब L दिया है आपको 216 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 216 into 10⁻² मीटर। इसी को हम लोग 2.16 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पॉइंट अगर शिफ्ट करेंगे तो। और हमें निकालना है EMF ऑफ सेल। पहला ही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू K इंटू एल। के आपको पता है 5 into 10⁻³ इंटू एल आपको पता है 2.16। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 10.80 इंटू 10⁻³ इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 डिजिट हमें आगे शिफ्ट होना होगा, तो हमें मिलेगा 0.0108 ई। EMF है, मतलब इसका यूनिट रहेगा वोल्ट। तो ये आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था और आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम. It is connected in series with the cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm. यहाँ पे internal resistance भी दिया है, external resistance भी दिया है, मतलब R and small r दोनों की वैल्यू दी है। Calculate the potential drop per centimeter of the wire. K निकालना है लेकिन पर सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लो, गिवन लिखने से हमें आइडिया मिलती है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या निकालना है। पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ लेंथ, मतलब एल दे के रखा है उन्होंने 1.5 मीटर और सेंटीमीटर में बोला है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो ये कितना आएगा 150 सेंटीमीटर आएगा। रेजिस्टेंस आर आपको दिया है 10 ओहम, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। देन ईएमएफ दे के रखा है सेल का, दैट इज 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है स्मॉल आर 5 ओहम और हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब के की वैल्यू निकालनी, के इज व्हाट। तो देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, के इज इक्वल टू VAB, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने स्टडी किया था, डिराइव किया था, के इज इक्वल टू VAB अपॉन L। एक्चुअली VAB इज इक्वल टू KL होता है, तो L इस साइड आएगा, ऐसे होता है, L यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर हम यहाँ का मल्टीप्लाई L इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आके डिवाइड होगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, आपको याद होगा, E इंटू आर डिवाइड बाय L इंटू आर प्लस आर, ये फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे अगर हमें क्या नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, E दिया है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ की सभी वैल्यूज़ हमें पता है। देखो तो K इज इक्वल टू E क्या दिया है 4 वोल्ट इंटू कैपिटल R दिया है 10 डिवाइड बाय कैपिटल L दिया है 150 इंटू कैपिटल R दिया है 10 प्लस 5, सो दैट इज इक्वल टू 40, या फिर ये ज़ीरो कैंसिल कर दो, डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है। 4 डिवाइड बाय 15 इंटू 15 हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको लॉग टेबल का यूज़ करके सॉल्व करो, नहीं तो डायरेक्टली सॉल्व करने से बेटर है लॉग टेबल का यूज़ करो। लॉग टेबल का यूज़ करने के बाद हमें फाइनल आंसर इसका मिलता है 1.777। लॉग टेबल नहीं आया तो मुझे पूछो, -2 लॉग टेबल के वीडियोस देखो। -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो हमें मिलेगा 0.0178, राउंड ऑफ कर लिया इसको। और ये वैल्यू आर किसकी, एल की जो वैल्यू है वो हमने सेंटीमीटर में पुट की है, तो हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका आंसर आता है 1.777 इंटू 10⁻², और ये -2 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना होगा, तो 1 के पहले 0, 2 डिजिट आगे शिफ्ट किए, 177 को राउंड ऑफ करके 78 कर लिया वोल्ट पर सेंटीमीटर। उन्होंने आंसर वोल्ट पर सेंटीमीटर में ही पूछा था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है। When two cells of EMFs E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में यूज़ किया है, सेल को सीरीज में बोला है उन्होंने। Their balancing length on a potentiometer is found to be 2.7 meter when the cells are connected in series so as to oppose each other. The balancing length is found to be 0.3 meter, मतलब पहले ऐड होगा तो 2.7 मीटर L1 मिलेगा और उसके बाद L2 हमें 0.3 मीटर मिलेगा। कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल, कंपैरिजन का फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा, E1/E2 वाला। तो सबसे पहले उन्होंने जो दिया है L1 कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 2.7 मीटर एंड L2 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो देखो उन्होंने कंपैरिजन मतलब E1/E2 निकालने के लिए बोला है, तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशन का L1 प्लस L2, सिर्फ L1/L2 मत यूज़ करो, कॉम्बिनेशन बोला है मतलब L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2, यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो E1/E2 इज इक्वल टू L1 क्या है 2.7 प्लस 0.3 डिवाइड बाय 2.7 माइनस 0.3, दैट इज इक्वल टू, ये आएगा 3 डिवाइड बाय ये हमें मिलेगा 2.4, सो दैट इज इक्वल टू
इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं तो ये बनेगा 30, एक डिजिट शिफ्ट किया तो, और 24, मतलब ये कितना होगा, 6 से डिवाइड होगा, देखो 6 5 जा एंड 6 4 जा, मतलब 5 डिवाइड बाय 4, सो 1.25 ये आंसर हमें मिलेगा। E1 बाई E2 इज इक्वल टू 1.25, ये हमारा फाइनल है। कंपैरिजन ही पूछा था ना, तो ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, द EMF of cell is balanced by a length of 120 centimeter of potentiometer wire when the cell is shunted by resistance of 10 ohm. The balancing length is reduced by 20 centimeter. Find the internal resistance of the cell. R निकालना है। स्मॉल r का फॉर्मूला आपको याद होगा, कैपिटल R L1 by L2 minus 1, वो फॉर्मूला हमें यूज करना है। The EMF of cell is balanced by length of 120 centimeter. गिवन लिख लो पहले, L1 is equal to 120 centimeter, then L2 is equal to, उन्होंने क्या बोला है देखो, 120 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन द सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, मतलब आर दिया है 10 ओहम। व्हेन द सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस 10 ओहम, द बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब L1 माइनस 20, ऐसे हमें करना होगा, रिड्यूस हो रही है ना, तो 120 माइनस 20 कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला हमें पता है, R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1, तो R कितना है 10, L1 कितना है 120, L2 कितना है 100 माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड करो 100 से, तो कितना होगा 10 इंटू 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसल, ये आएगा 120 माइनस 100 कितना होगा, दैट इज 20 डिवाइड बाय 10, तो 10 टू जा दैट इज इक्वल टू 2 ओहम, तो आर स्मॉल आर हमें कितना मिला, 2 ओहम। वह बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। ऐसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते। तो बेटे सभी एग्जाम्पल जो हैं एक्सरसाइज के वो मैंने सॉल्व करके दिए हैं आपको, और भी कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, उनको देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। बट इसके ऊपर बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, टॉपिक बहुत ही सिंपल है। अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ द गैल्वेनोमीटर। वो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी ताकि ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।